हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आप लोगों को इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कई सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा, इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। जरूर उन सारे वीडियोज़ को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे बताए गए सभी के सभी क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये 100% श्योर है कि इससे आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको हम बताएं डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बिना टाइम को वेस्ट हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। बच्चों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको खूब ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे। जैसे हम जब बोलते हैं तो कुछ बच्चे जाकर के बताते हैं और कुछ बच्चे वहां पर मुझे लगता है इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको ध्यान से करना चाहिए। जैसे आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो प्रयास ये करना चाहिए कि मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर दे दें, उसके बाद फिर बाद में चेक करें कि आप कितना करेक्ट वहां पर कर पा रहे थे। तो आइए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है लिखा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। तो सिंपल सी बात है कि जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हम चल इसीलिए पाते हैं क्योंकि वहां पर घर्षण बल कार्य करता है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम उस पर चल नहीं पाएंगे, हमारा पैर फिसलेगा। तो सिंपल सी बात है कि घर्षण की कमी होती है, घर्षण की कमी के कारण ही हम लोग कहीं पर भी दलदली सड़कों पर चलते हैं तो क्या होता है, हम लोग वहां पर फिसलते हैं, वो स्लिपरी हो जाता है कम घर्षण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। जब दूध को मथते हैं, कहते हैं ना माठा मारा जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसमें से जो क्रीम है वो बाहर निकलती है, किसके कारण। तो पहला ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, दूसरा ऑप्शन है बच्चों अभिकेंद्रीय बल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्व बल, चौथा ऑप्शन है बच्चों घर्षण बल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, जो हायर डेंसिटी की चीजें होती हैं वो उनको अपने पास खींच लेता है। जब उसमें गोल गोल वो घूमता है तो जो क्रीम होता है उसको अपने पास खींच लेता है और जो वाटर होता है उसको अलग कर देता है। तो इसी अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध से क्रीम बाहर निकल जाती है जब उसको मथा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कह रहा है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा के, द्रव्यमान के, रेखीय संवेग के, कोणीय संवेग के। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर करेक्ट होगा, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर जेट इंजन जो है वो कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग और कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट करिए। अगला है बच्चों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। मतलब जो चंद्रमा पर हम जाते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा 1/6 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1/5, दूसरा है 1/4, तीसरा है 1/6। तो यही बच्चों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा है वहां पर स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, पृथ्वी पे स्मॉल जी की वैल्यू की लगभग 1/6 हो जाती है। इसलिए यहां पर पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे 1/6 हो जाएगा, 1/6 चंद्रमा पर पृथ्वी का हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, गुरुत्व के कारण। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा और वो हो जाए किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका आकार गोलाकार इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव पाया जाता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं, गोल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है पानी के एक गिलास में, ध्यान सुनिएगा, पानी के एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक गिलास है, उस पर बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है और वो तैर रहा है। कह रहे हैं कि जब बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाएगी तो उसमें जो पानी भरा हुआ है गिलास में, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा उसका स्तर, कम होगा, उतना ही रहेगा, दोनों, माने बढ़ेगा और कम होगा दोनों। तो बच्चों जब कभी भी किसी सरफेस पे बर्फ रखी जाती है तो आपको बताएं कि उस बर्फ का 9/10 भाग ऑलरेडी पानी में डूबा होता है। 9/10 भाग ऑलरेडी पानी में डूबा होता है, केवल 1/10 भाग ही बाहर होता है। केवल 1/10 भाग ही क्या होता है, बाहर होता है। तो 9/10 भाग तो ऑलरेडी अंदर है। 1/10 भाग जो होता है वो उसी में मर्ज इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चों आपको पता है कि बर्फ का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पिघलने के बाद उसी में जाकर के मर्ज हो जाती है। पानी का स्तर ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा, उतना ही रहेगा। देखो कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आपको पता है कि जब कोई भी सॉलिड, जब कोई भी ठोस अवस्था का पदार्थ किसी द्रव पर रखा जाता है तो अधिकतर जगहों पर आप देखते हैं कि ठोस जो है वो द्रव में डूब जाता है, लेकिन बर्फ जो है वो एक ठोस है, उसको ले जाकर के जल की सतह पर रखते हैं। जल एक द्रव है तो जो बर्फ है वो उसमें नहीं डूबता है। क्यों? उसका कारण है कि जो बर्फ है बच्चों उसका जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए वो जल की सतह पे तैरता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, एक हार्स पावर जिसको हम 60 में एचपी से दिखाते हैं कितने वाट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है बच्चों 435 वाट, 746 वाट, 800 वाट, 741 वाट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। एक हार्स पावर जो होता है बच्चों, एक हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। इसमें जो लिखे गए इसमें से ऊष्मा का मात्रक कौन है ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है ओम, तीसरा है एम्पियर, चौथा है वोल्ट। इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ऊष्मा के मापने की जो यूनिट है वो जूल ही इसमें से है। ओम आपको पता है प्रतिरोध को नापता है, एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को नापता है, जो वोल्ट है वो किसको नापता है, विभवांतर को। देखो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम उसी के बारे में केवल डिस्कस कर रहे हैं, हम उससे रिलेटेड और सारे टर्म्स को भी डिस्कस कर देते हैं। सो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से हम 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। उसके बेसिस पे जैसे अभी हमने जल वाला क्वेश्चन बताया, जल और बर्फ वाला, तो वहां पर हमने बताया आपको कि जो हमारा बर्फ है उसका जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। ये नई चीज़ आप लोग सीख लिए, मतलब इसी के माध्यम से आप जानते थे कई सारे लोग, वो अलग बात है, बट हमने इसी के बेसिस पे ही तो उसको डिस्कस किया। एक क्वेश्चन और है बच्चों जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ये भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही हम लोग सीखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में समान होता है। मतलब वह कौन सा ताप है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। अगर आप क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक पढ़े हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं बच्चों की -40 डिग्री एक क्वेश्चन था वहाँ पर आप लोगों का, उसको सॉल्व करते थे तो -40 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग देखते थे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है आपस में बराबर होता है। -40 डिग्री जो है वो एक ऐसा तापमान है, एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहां पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही हैं बातें, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। लिखा निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चालक माने जिसमें से ऊष्मा का प्रभाव आसानी से हो सके, तो इसमें से सबसे अधिक तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से ऊष्मा का प्रसार किसमें होता है, किसमें से वो चल करके जा सकती है। पहला ऑप्शन है जल। नो डाउट जल जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है ऊष्मा का, लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पारा दिया है वो उससे भी अच्छा है। तीसरा ऑप्शन लकड़ी दिया है, आपको पता है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है नहीं, दी चमड़ा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर हमारा पारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि पारा जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है यहाँ पर इन लोगों में से ऊष्मा का। क्लियर हो गई बातें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस का डिस्कस किया है और प्रीवियस वीडियोज में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और इस समय बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास कम से कम 500 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम के समय उन्हीं सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।